स्टॉक मार्केट, केएसई 100, आईपीओ, स्टॉक एक्सचेंज, ये सब अल्फाज हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन इनके पीछे असल कहानी क्या है? आइए आज इन तमाम पेचीदा चीज़ों को एक बहुत ही आसान और दिलचस्प मिसाल से समझते हैं। इस पूरे निज़ाम को समझने के लिए हम एक कहानी का सहारा लेते हैं। सोचें, कराची में एक पानीपुरी का ठेला है और उसका जायका ऐसा है कि लोग दूर दूर से खींचे चले आते हैं। ये कहानी उसी छोटे से ठेले की है जो एक दिन बहुत बड़ी कंपनी बन जाता है। तो किस्सा कुछ यूं है कि कराची के एक कोने में एक पानीपुरी वाले के हाथ में जादू है। उसका एक खास खुफिया फॉर्मूला है जिसकी वजह से उसकी मकबूलियत आसमान को छू रही है। अब उसे लग रहा है कि कारोबार को बढ़ाना चाहिए। जब काम चल निकलता है ना, तो एक मसला भी साथ आता है। वो ये कि उसे मजीद बड़ा कैसे किया जाए। इसके लिए तो पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा। अब सवाल ये है कि ये पैसा आएगा कहाँ से। चलिए अब जरा गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि एक बढ़ता हुआ कारोबार अपने लिए फंड्स यानी पैसा कैसे इकट्ठा करता है। यहाँ पर ना दो रास्ते नजर आते हैं। पहला तो ये कि सीधा बैंक जाएं और कर्ज ले लें, लेकिन इस पर सूद देना होगा और अगले ही महीने से किस्तें भी शुरू। दूसरा रास्ता है किसी एंजल इन्वेस्टर को ढूंढना जो पैसे के बदले कारोबार में हिस्सादार बन जाए। तो ये एंजल इन्वेस्टर कौन होता है? देखें, ये वो शख्स है जो किसी के आइडिया पर भरोसा करके अपना जाती पैसा लगाता है और बदले में कंपनी में कुछ फीसद का मालिक बन जाता है। ये रकम वापस नहीं मांगता बल्कि मुनाफे में हिस्सेदार बनता है। ये एक तरह की पार्टनरशिप है जो बिजनेस को वो जरूरी पुश देती है जिसकी उसे जरूरत होती है। अच्छा जी, तो अब पानीपुरी का कारोबार पूरे शहर में छा चुका है, लेकिन अब इरादा है कि इसे पूरे पाकिस्तान में फैलाया जाए। इसके लिए तो बहुत बड़ी रकम चाहिए, इतनी कि शायद एक एंजल इन्वेस्टर के बस की बात ना हो। और यहीं पर एंट्री होती है वेंचर कैपिटलिस्ट्स की, यानी वीसीज की। ये बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं जिनका काम ये होता है कि वो होनहार कारोबारों में बड़ी सरमायाकारी करें। एंजल इन्वेस्टर अपना जाती पैसा लगाता है, जबकि वीसी फर्म्स दूसरे बहुत से लोगों का पैसा एक फंड में जमा करके लगाती हैं। इसलिए ये कहीं ज्यादा बड़ी रकम इन्वेस्ट कर सकती हैं। अब वक्त आ गया है सबसे बड़ी छलांग का, यानी कारोबार को मुल्क भर में और फिर दुनिया भर में फैलाने के लिए आम लोगों से पैसा इकट्ठा करना। तो जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स यानी हिस्से आवाम को बेचकर पैसा इकट्ठा करती है, तो इस अमल को कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या आईपीओ। ये वो लम्हा होता है जब एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाती है। मतलब अब कोई भी इसमें हिस्सेदार बन सकता है। वैसे आईपीओ का अमल कोई आसान काम नहीं। सबसे पहले एक इन्वेस्टमेंट बैंकर की खिदमात ली जाती हैं, फिर पाकिस्तान में एसईसीपी जैसे इदारे से मंजूरी लेनी पड़ती है, फिर शेयर की कीमत तय होती है और तब जाकर इसे आवाम के लिए लॉन्च किया जाता है। और हाँ, ये एक महंगा और रिस्की काम है। अगर आवाम कम से कम 90% शेयर्स ना खरीदें तो आईपीओ फेल हो जाता है और सारा पैसा डूब भी सकता है। यही वजह है कि कंपनियां तभी आईपीओ लाती हैं जब मार्केट का मूड अच्छा हो। आईपीओ के बाद कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से तो कंपनी के शेयर्स की एक नई जिंदगी शुरू होती है। अब ये शेयर्स स्टॉक मार्केट में आवाम के दरमियान खरीदे और बेचे जाते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज असल में एक बाजार है, एक मार्केट है जहां आईपीओ के बाद उन शेयर्स की रोजाना खरीदो फरोख्त होती है। पाकिस्तान में इसकी सबसे बड़ी मिसाल है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज यानी पीएसएक्स। इसका सफर भी बहुत दिलचस्प रहा है। 1947 में जब कराची स्टॉक एक्सचेंज बनी तो लोग एक बड़े हॉल में खड़े होकर चीख चीख कर शेयर्स की बोलियां लगाते थे। फिर 90 की दहाई में ये सब कंप्यूटर पर आ गया और आज तो मोबाइल ऐप पर एक क्लिक से शेयर्स खरीदे और बेचे जा सकते हैं। अच्छा, अब एक सवाल है, हजारों कंपनियां हैं मार्केट में, इन सब पर एक साथ नजर कैसे रखी जाए? इसको समझने के लिए टीवी की टीआरपी वाली मिसाल लेते हैं। जैसे कुछ घरों में एक डिवाइस लगाकर पूरे मुल्क के टीवी देखने के रुझान का अंदाजा लगा लिया जाता है। बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अपनी 100 सबसे बड़ी और बेहतरीन कंपनियों की कारकर्दगी को देखकर पूरे बाजार का हाल बता देती है। इस इंडेक्स को कहते हैं केएसई 100। अगर केएसई 100 ऊपर जा रहा है तो मतलब है मार्केट मजमूई तौर पर अच्छी चल रही है, और अगर नीचे तो समझ जाएं कि मामला गड़बड़ है। चलिए अब इस कहानी के आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। आखिर किसी स्टॉक की कीमत ऊपर या नीचे जाती क्यों है? देखें, बुनियादी तौर पर 3 तरह के लोग हैं जो मार्केट को चलाते हैं। पहले तो है हम जैसे आम लोग यानी रिटेल इन्वेस्टर्स। दूसरे हैं बड़े बड़े इदारे जैसे म्यूचुअल फंड्स जो करोड़ों अरबों के शेयर्स एक साथ खरीदते और बेचते हैं। और तीसरी हैं वो एजेंसियां जो मईशत पर अपनी रिपोर्ट्स देती हैं और लोगों के फैसलों पर असर डालती हैं। तो सबसे अहम बात यह है
कि कामयाब सरमायाकारी के लिए सब्र और ठोस तहकीक की ज़रूरत है। ये कोई रातों-रात अमीर बनने की स्कीम बिल्कुल नहीं है। इसलिए सबसे बेहतर हिकमत अमली यही है कि इधर-उधर से मिलने वाली टिप्स पर भरोसा करने के बजाय मोतबर ज़राए और अपनी तहकीक पर इन्हिसार किया जाए। इस सारी गुफ्तगू के बाद अब जबकि खेल के बुनियादी उसूल समझ में आ गए हैं, असल सवाल तो ये है कि इस मालूमात को इस्तेमाल कैसे किया जाएगा और सरमायाकारी की इस दुनिया में अगला कदम क्या होगा।